Hello guys, welcome back again. Today's topic is application of resonance effect. We have already discussed about resonance effect, resonance energy, conditions of resonance. So in this video we will discuss about applications of resonance effect. So let's get started. तो सबसे पहले कि अगर आपने रेजोनेंस इफेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, उसकी कंडीशंस नहीं देखी और उसकी एनर्जी निकालना नहीं सीखा, तो आपको उन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वन बाय वन। आप वहां जाकर के उनको वॉच कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या होती हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होती है? फर्स्ट एप्लीकेशन होती है इसकी लो रिएक्टिविटी ऑफ डबल बॉन्ड और विनाइल हैलाइड। डबल बॉन्ड का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन विनाइल हैलाइड का मतलब क्या है? तो विनाइल का मतलब है यहाँ पर डबल बॉन्ड से। ये चीज़ें हमको पहले से ही पता है कि एल्केन की बात कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन की बात कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड और एल्काइन की बात कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ जो विनाइल का जो मतलब है वो एल्कीन से है। विनाइल कहीं ना कहीं किससे अटैच है? एल्कीन से। एल्कीन मतलब कि डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर विनाइल की बात हो रही है मतलब डबल बॉन्ड की बात हो रही है। हैलाइड की बात हो रही है मतलब कि डबल बॉन्ड के साथ कोई भी हैलोजन अटैच हो, जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, ये ऐसे। तो ये कोई भी हमारा जो विनाइल है उसके साथ कोई भी हैलोजन अटैच है, डबल बॉन्ड के साथ कोई भी हैलोजन अटैच है, तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। मतलब कि अगर सिंगल बॉन्ड के साथ हैलोजन अटैच है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी डबल बॉन्ड के साथ जो हैलोजन अटैच है उसके कंपैरिजन में। क्यों होगी? क्योंकि जब डबल बॉन्ड हमारा वहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो वो रेजोनेंस शो करने लग गया। पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो रेजोनेंस शो करने लग गया, और जब रेजोनेंस शो करने लग गया तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो रिएक्टिविटी कम होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड एल्किल हैलाइड डबल बॉन्ड विनाइल हैलाइड एग्जिबिट वेरी लो रिएक्टिविटी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन डबल बॉन्ड। क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या आ गया? रेजोनेंस आ गया। इस वजह से जो हमारी डबल बॉन्ड वाले की जो रिएक्टिविटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो इस फर्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आपको कहीं पर भी रिएक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए बोले कि आपको रिएक्टिविटी बतानी है, तो आप सिंपल सा फंडा है, आप सिर्फ इतना सा देख लो कि जहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ हमारा कोई भी हैलोजन अटैच है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और अगर सिंगल बॉन्ड के साथ कोई भी हैलोजन अटैच है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर इन दोनों में कंपैरिजन आए तो आप बता सकते हो कि जो डबल बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी कम है, जो सिंगल बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और निकलता है कि स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो जिसकी रिएक्टिविटी कम है स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर आपको ये पूछा जाए कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और एक सिंगल बॉन्ड वाला एग्जांपल दिया जाए और एक डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल दिया जाए, तो आप इजीली बता सकते हो कि जो डबल बॉन्ड है उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि अगर आपसे कोई रिएक्टिविटी पूछे तो आप रिएक्टिविटी भी बता सकते हो कि जो डबल बॉन्ड वाला है उसकी रिएक्टिविटी कम है, और अगर आपसे कोई स्टेबिलिटी पूछे तो आप बता सकते हो कि जो डबल बॉन्ड वाला है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। मतलब कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये ब्रोमीन इससे अटैच है। मतलब कि ये किसका एग्जाम्पल है? विनाइल हैलाइड का। तो यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन है और ये ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पर 5 हो जाएगी, तो ये क्या करेगा? ये इस लोन पेयर को इधर दे देगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। ये जो लोन पेयर है ये यहाँ आ गया और यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ वाला ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर चला गया तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया,
और ये वाला जो लोन पेयर था वो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और कार्बन की बैलेंसी को भी हमने बैलेंस कर दिया। कार्बन को भी 4 बैलेंसी होती है, इसलिए यहाँ का जो लोन पेयर था वो इसको दे दिया, इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये जो हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो हमारा जो डबल बॉन्ड के साथ जो हेलोजन अटैच होता है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। और अगर आपसे पूछा जाए कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो आप बता सकते हो कि जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो रिएक्टिविटी किसकी कम होती है, अभी अभी हमने पढ़ा डबल बॉन्ड वाले की, तो जाहिर सी बात है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। अब इसकी सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंड एप्लीकेशन की। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, लो रिएक्टिविटी ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मतलब कि एरोमेटिक की बात होगी, तो यहाँ पर हम बेंजीन की बात करेंगे। तो ये क्या कह रही है कि जो बेंजीन है, ये जो एरिल हैलाइड है उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो लो होगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेंजीन है इसके साथ एक क्लोरीन अटैच है, तो क्लोरीन ने क्या किया, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। मतलब कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है हमारा जब यहाँ से यहाँ आ गया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया क्लोरीन पे और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इसको देगा, ये इसको देगा। तो ये जो हमारा जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता रहेगा, कभी ऑर्थो पोजीशन पर तो कभी पैरा पोजीशन पर। तो इसकी वजह से अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जैसा कि हमने रेजोनेंस में पढ़ा है कि जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और जब वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, अभी फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ा था, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। क्योंकि वहाँ हमने पढ़ा था कि ये जो सेकंड जो हमारा जो डबल बॉन्ड, अगर किसी भी डबल बॉन्ड कोई भी हेलोजन ग्रुप से अटैच है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी लेकिन रिएक्टिविटी कम होगी। तो वैसा ही सेम इधर कि ये जो हमारा जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी, मतलब ये इसने डिफरेंट टाइप्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिए। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गई, और ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गई तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो लो हो गई। अब इसका थर्ड पढ़ते हैं हम। इसकी थर्ड एप्लीकेशन है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से मतलब है COOH। COOH क्या है, एक एसिड है। क्यों है, क्योंकि ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है, इस वजह से ये एक एसिड है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये COOH अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास आ जाएगा, तो ये H2 से H3 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जब ऐसा इसको एक हाइड्रोजन रिलीज कर देगा तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद भी क्या है, हाइड्रोजन इसने रिलीज किया फिर भी ये स्टेबल है। तो अब ये रेजोनेंस शो करने के लिए क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको वापस ले लेगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को वापस लेने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा। डबल बॉन्ड हमें क्यों लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम एक ये वाला बॉन्ड एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो यहाँ पर 1 2 3 सिर्फ 3 बॉन्ड बचे, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। तो हमें कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है इसका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी ये थर्ड एप्लीकेशन हो गई। यहाँ पर ये H3O हो गया, क्योंकि यहाँ इसने ये जो एक हाइड्रोजन रिलीज किया था वो इसने पकड़ लिया तो यहाँ पर H2 का H3O हो गया। तो आई होप कि आपको एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से क्लियर हो गई होगी और रेजोनेंस की सारी एप्लीकेशंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।